Hello friends, I'm Narendra Verma once again before you and you are watching my YouTube channel NV Edu Hub। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बातचीत चल रही थी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और उसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर लिंक दिया गया है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। Now let's start how to prepare a numerical question. Alright, so without wasting much time, let's see. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पिछले वीडियोस में मैंने सब कुछ आपको सिखाया है कि किस तरीके से ट्रिक्स अप्लाई करके आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एरर फ्री बना सकते हैं, एडजस्टमेंट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी वन बाय वन। तो आज हम एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। वालों की एक बैलेंस शीट हमको दी हुई है मच मोर लिमिटेड की 31 मार्च 2020। अब देखिए क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप देखेंगे डेट 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 मीन्स दिस इज प्रीवियस ईयर, इज करंट ईयर। कन्फ्यूज नहीं कीजिए। अगर आप यहाँ प्रीवियस ईयर मान लेंगे, करंट ईयर मान लेंगे तो फिर पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बेटर यही रहेगा पेंसिल लेके पहले से आप सेपरेटली लिख लीजिए जिससे कि बार बार देखने पे आपको कन्फ्यूजन ना हो। राइट, अब बात करते हैं हम शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के लिए हमें नोट दिया हुआ है, नोट नंबर 1। तो इसमें जाके हमें देखना होगा, यहाँ तो हमें दिख रहा है कि कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमें नोट देख लेना चाहिए, उससे हमें जानकारी मिल जाएगी कोई चेंज हुआ है या नहीं। तो जब हमने यहाँ देखा तब हमें जानकारी मिली कि हाँ चेंज यहाँ पर हुआ है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो प्रीवियस ईयर में 5,40,000 था वो इस ईयर में क्या हो गया 6,60,000 हो गया, यानी कि बढ़ गया। राइट, बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि और शेयर्स यहाँ पर इश्यू हो। बहरहाल ये हमारा कौन सी एक्टिविटी का आइटम है, फाइनेंसिंग का है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट ईयर हमारा 3,60,000 था, अब कितना रह गया 2,40,000, यानी कि डिक्रीज हो गया, रिडेम्पशन हुआ होगा यहाँ पर। तो ये भी हमारा फाइनेंसिंग का है। ठीक, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या कोई एडजस्टमेंट हमको दिया है। देखेंगे यस द शेयर होल्डर्स अप्रूव द रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1,20,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑल्दो टर्म्स ऑफ इशू डिड नॉट प्रोवाइड फॉर रिडेम्पशन। यानी कि इससे रिलेटेड एक आपको एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो हम एडजस्टमेंट के लिए हम यहाँ पे एक टिक लगा लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे कि हाँ इसके रिलेटेड हमको एक एडजस्टमेंट करना है। मैंने गड़बड़ ही लिख दी है, ये सब फाइनेंसिंग के थे, गलती से इन्वेस्टिंग लिख गया, फाइनेंसिंग के थे। ठीक है, ओके, चलिए वापस आते हैं हम। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम देखेंगे तो नोट नंबर 2 पे हमें जाना पड़ेगा। नोट नंबर 2 में हम देखेंगे तो यहाँ हमें 3 तरह के रिजर्व मिल रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, राइट, इसमें भी पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो ये हमारा कहाँ का पार्ट हो गया, ये हमारा पार्ट फाइनेंसिंग का है। ये हमने गलती से इन्वेस्टिंग लिख दिया था, इन्वेस्टिंग नहीं है ये फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है एक्चुअली प्रॉफिट में से नहीं बनाया जाता है, ये डायरेक्टली पब्लिक से जो पैसा आया उस पर एडिशनल जो पैसा आया वो उससे बनाया जाता है। राइट, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर जरूर प्रॉफिट में से किया जाता है। पिछले साल हमारे पास जनरल रिजर्व 1,44,000 का था, अब 1,80,000 का हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हो गया, यानी पैसा प्रॉफिट में से ट्रांसफर हुआ है। पिछले साल सरप्लस में हमारे पास बैलेंस था 1,68,000 माइनस, इस साल कितना है 1,80,000 प्लस में, यानी कि पहले हमने इतना कमाया होगा इसको नील करने के लिए। लॉस है ये माइनस में है, इसको करने के लिए पहले इतना कमाया होगा फिर हमने इतना कमाया। ठीक है, यानी कि ये भी इंक्रीज हुआ। ओके, तो ये आइटम हमारे कहाँ पे जाने वाले हैं दोनों की दोनों, इसको आप ऑपरेटिंग लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहाँ पे कोई नोट मेकिंग नहीं है, इसका मतलब केवल 8% डिवेंचर से दिए हुए हैं। पिछले साल थे 1,80,000, अब हो गए 3,12,000, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। ये आइटम जो है किसका है आपका, ये आपका फाइनेंसिंग का है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग का है तो हमको देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड क्या कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यस, एडिशनल डिवेंचर्स के बारे में जानकारी दी गई है कि कब उनको इशू किया गया, तो एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर हम एक टिक और लगा लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे कि एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इससे रिलेटेड भी कोई नोट नंबर नहीं दिया हुआ है। पिछले साल
जो आपका बैंक लोन था वो 60,000 था, अब 48,000 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया, यानी पेमेंट हुआ है, राइट। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि पेमेंट कब हुआ, क्या हुआ, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी दी हुई है जी, दी हुई है बैंक लोन से रिलेटेड, तो ये भी एडजस्टमेंट है आपको दिया हुआ है, तो ध्यान रखना पड़ेगा हमको, यहाँ भी हम टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स से रिलेटेड हमारे पास कोई भी नोट मेकिंग नहीं है, तो हम मान के चलेंगे 1,32,000 था और अब 1,44,000 हो गया, यानी कि बढ़ गया। ये आइटम आपका कहाँ पे जाता है, वर्किंग कैपिटल में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट दिया हुआ है, नोट नंबर 3, तो नोट नंबर 3 को देखेंगे हम। तो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 48,019 में और 60,020 में, राइट। हमने आपको एडजस्टमेंट बताया था इससे रिलेटेड, तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। इसके अलावा क्या देख लेते हैं एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, यस एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट में ये है। तो ये है तो ऑपरेटिंग का आइटम, राइट, लेकिन हमें इसके लिए भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एडजस्टमेंट भी जो हमने डिस्कस किए तो उससे रिलेटेड ये तीसरा वाला केस। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास क्या बचा, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट से रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन हमको यहाँ नहीं दिया है। देख लेते हैं क्या यहाँ दिया हुआ है, यस यहाँ पर जानकारी दी हुई है डेप्रिसिएशन की, ये पहला वाला केस हो गया, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो हमको टेंजिबल एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट आइटम वैसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का है और यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिया गया, तो मैंने टिक लगा दिया। अब बात करते हैं हम इनटेंजिबल एसेट की। तो इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू पहले 48,000 थी, अब 18,000 रह गया, यानी कि डिक्रीज हो गया, अमर्टाइज हुआ। तो अमर्टाइज हुआ तो ये हमारा आइटम किसका हो जाता है, ऑपरेटिंग का। ध्यान दीजिएगा, अगर ये इंक्रीज होता तो आइटम इन्वेस्टिंग का हो जाता, लेकिन डिक्रीज हुआ है तो आइटम किसका हो गया, ऑपरेटिंग। चलिए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारा पहले 96,000 था, 1,50,000 हो गया, बढ़ गया हमारा, तो ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वहाँ पे हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो छोड़ देंगे हम। इन्वेंट्रीज आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, देख लेते हैं बढ़ा है कि घटा है, बढ़ गया है, 120 से 2,34,000 हो गया, बढ़ गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, और देखेंगे इसका क्या हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम लेंगे भी नहीं। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो अपने आप में कैटेगरी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये आपका क्लोजिंग हो गया। हमारा आंसर क्या आने वाला है, क्लोजिंग यानी 156 प्लस 6,000, ये हमारा आंसर आने वाला है। कैसे, अभी हम समझें। ओके, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने सारे एडजस्टमेंट पढ़ लिए हैं, कुछ भी हमारा छूटा हुआ नहीं है। अब हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आपके माइंड में फॉर्मेट होना चाहिए, वरना आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप भी चलते जाएंगे तो भी आप धीरे धीरे चीज़ों तक पहुंच जाएं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट आप बना लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे रोमन नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, राइट। अब ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, ये हमें वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ हम सारे वर्किंग नोट बनाते हैं। तो पहला वर्किंग नोट हमारा किसका बनने वाला है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट 1, राइट। तो सबसे पहले हमको दिया होगा सरप्लस, सरप्लस किसका दिया होगा, करेंट ईयर का, तो हम यहाँ लिखेंगे, उसमें से हमें माइनस कर देना है सरप्लस प्रीवियस ईयर का। पहले तो हमें ये वाला काम करना है, देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं सरप्लस जो हमें करंट ईयर का दिया हुआ है दैट इज़ 1,80,000, और हमें जो प्रीवियस ईयर का सरप्लस दिया वो माइनस में दिया है 1,68,000। अब देखिए 1,80,000 प्लस का है, 1,68,000 माइनस का है, और उससे माइनस भी करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। काउंटिंग की लैंग्वेज में इसको कैसे समझेंगे कि पहले हम लॉस में थे, पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट पे आना पड़ेगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो 1,68,000 तो कमाने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आज बैलेंस है 1,80,000, तो इसको मतलब हमने इतना और कमाया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जोड़ के कितना होगा,
3,48,000, राइट। अभी हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इसमें हमें कुछ आइटम्स ऐड करने होंगे जो हमने प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र कर दिए, जैसे कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में हमने इस साल कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया है, वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में वापस जाके कि भाई कितना पैसा हमने जनरल रिजर्व में इस बार ट्रांसफ़र किया। तो जनरल रिजर्व में हमारे पास पहले था 1,44,000, अब हो गया हमारे पास 1,80,000। 1,80,000 में से हम 1,44,000 माइनस करेंगे 36,000। 36,000 जो है वो इस साल जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है। इस 36,000 को हमने माइनस किया होगा प्रॉफिट में से, तो अब इस 36,000 को हमें क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड करना। अभी इसमें हमें और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको ये निकालना है बिफोर टैक्स, यानी टैक्स भी आपने रिड्यूस किया होगा तो आपको टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा। मीन्स प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा वाला? मेड वाला। अब मेड वाला जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्या वो आपको दिया हुआ है? देखना पड़ेगा हमको। अगर दिया होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं दिया होगा तो हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन में। यस, दिया हुआ है, वेरी क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम टैक्स ₹54,000 वॉज प्रोवाइडेड। बिना अकाउंट बनाए हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको प्लेस कर देंगे 54,000 को। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। 4,38,000। ओके, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? हम इसको ले जाएंगे यहाँ, 4,38,000, राइट। अब अगला काम हमको क्या करना है? इसमें ऐड करने हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। अभी हम इनकम्स की बात नहीं कर रहे, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस हमको इसके अंदर ऐड करने, ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन हुआ, तो यहाँ दिया हुआ है हमको, ठीक। अब डेप्रिसिएशन दिया है, कहाँ दिया हुआ है हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। देखिए ज़रा, वापस जाते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹17,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज ₹24,000 was sold for 24,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट 72,000। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो डेप्रिसिएशन कैसे हो गया? तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक तो दिया हुआ है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो उस पर्टिकुलर मशीनरी पे, देखिए दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹72,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज ₹24,000, यानी कि जो 72,000 रुपये की कॉस्टिंग की मशीनरी थी जिसको हमने 24,000 में बेच दिया, उस पर अभी तक का जो टैप टोटल चार्ज हुआ दैट वॉज 24,000। मीन्स दिस इज एक्यूमुलेटेड टैप, राइट। इसका इस्तेमाल कब होगा? तो हम टेंजिबल एसेट अकाउंट बनाएंगे, ये हमारे लिए फ़िलहाल यूज़फुल नहीं है, क्योंकि देखिए टेंजिबल एसेट के अंदर तमाम एसेट हो सकती हैं, बिल्डिंग भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, ये केवल मशीनरी का आपको बता रहा है, राइट। अब ये जो टोटल डैप लगा है, ये टोटल सारे टेंजिबल एसेट पे लगा है, तो हमारे लिए ये यूज़फुल है। 72,000 ये हमारा क्या है? करंट ईयर का डैप है, ये हमने प्रॉफिट में से रिड्यूस किया होगा एंड इट वाज द नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो हमें इसको फिर से प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ हम लिख देंगे 72,000, राइट। अब बात करते हैं अगला आइटम क्या डालना है हमको, अमर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स का कुछ अमर्टाइजेशन हुआ है, वैल्यू घटी है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। क्वेश्चन में हमने पहले ही देख लिया था कि वैल्यू तो घटी है। देखिए आप, इंटेंजिबल एसेट्स हमने यहाँ लिखा भी था, ऑपरेटिंग में ही जाएगा। तो पहले जो वैल्यू थी वो 48,000 थी और अब जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई? 18,000। ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि 30,000 क्या हुआ है? वैल्यू डिक्रीज हुई, यानी कि अमर्टाइज हुई, राइट। तो इस 30,000 को हम वहाँ पर मेंशन कर दें, 30,000 आपका यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब देखिए, आपको फॉर्मेट अगर याद होगा तो आपको पता होगा क्या क्या आइटम होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चलते जाएं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमको देखना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स देखने के लिए हमको एडजस्टमेंट भी समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि डिवेंचर्स के हालात उस वक्त क्या थे। डिवेंचर्स के बारे में जानकारी दी गई है कि डिवेंचर्स हमारे पास थे 1,80,000 के,
और अब कितने हो गए 3,12,000 के। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हम इंटरेस्ट जो 8% रेट से करने वाले हैं 1,80,000 पे करें या 3,12,000 पे करें, उसके लिए जो एडजस्टमेंट दिया हुआ वो हमारे लिए यूजफुल होगा, राइट। तो 3,12,000 पे करना है या 1,80,000 पे करना है, हमें पहले यहाँ निकालना पड़ेगा कि नए डिवेंचर कितने रुपए के इशू हुए। नए डिवेंचर 1,32,000 के इशू हुए। अब इसकी अगर हमें डेट पता चल जाए तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 180 पे लगाना है या 3,12,000 पे लगाना है। ओके, देखते हैं। तो ज़रा पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। देखिए दिया हुआ एडिशनल डिवेंचर्स यानी कि न्यू डिवेंचर्स वर इश्यूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2019। यानी कि हम देखेंगे कि जो न्यू डिवेंचर इश्यू हुए हैं वो कब इश्यू हुए हैं 1 अक्टूबर 2019, ठीक है। और हमारा साल कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020। मोरलेस यहाँ पे हम देखें तो कितने महीने की बात है ये, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ्स की बात। यानी कि जो 1,32,000 है बिजनेस में केवल कितने दिनों के लिए रहे, 6 महीने के। तो 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे मिलेगा, जो भी आएगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, और जो हमारे पुराने डिवेंचर्स थे 1,80,000, ये हमारे बिजनेस में पूरे साल भर रहे। यानी कब से कब तक रहे, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यानी कि पूरे साल भर, ठीक 1,80,000। इस पे इंटरेस्ट हमको मिलेगा पूरे साल भर। तो 1 लिख देंगे या नहीं लिखेंगे एक ही बात है। ओके, अब इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा निकल के आएगा 5,280 और ये हमारा निकल के आएगा 14,400। इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे इट बिकम्स 19,680, राइट। ये हमारा रहा टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, राइट। अब इसके दो जगह ट्रीटमेंट होंगे, एक आपका ऑपरेटिंग में ट्रीट होगा और दूसरा इसका फाइनेंसिंग। ओके, तो फिलहाल ऑपरेटिंग में इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज 19,600, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी हमको डालना है यहाँ पे क्योंकि ये भी दिया हुआ है, राइट। तो देख लेते हैं ज़रा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या दिया हुआ है। पहले हमें देखना पड़ेगा बैंक लोन कितना हुआ। तो बैंक लोन हम यहाँ ध्यान से देखेंगे वो भी 8% ही है, और बैंक लोन पहले था 60,000, यहाँ उल्टी कहानी चलेगी। अब हो गया 48,000, यानी कि हमने 12,000 का जो बैंक लोन है वो पे कर दिया। अब कब पे किया वो देखना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 60,000 पहले था, 48,000 अब है, 12,000 आपने ओके रीपे कर दिया। क्या दिया हुआ है, बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट। सेम डेट यानी कि 1 अक्टूबर 2019। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट किस पे दिया जाए। तो हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो 48,000 है ये हमारे बिजनेस में पूरे साल भर रहा, ठीक। यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक पूरा पैसा जो हमारे बिजनेस में बैंक लोन के रूप में रहा दैट इज 48,000, आज भी है। इस पे इंटरेस्ट हमें पूरे साल का मिला, राइट। और जो ये 12,000 चुका दिया है हमने, वो हमने कब चुका है 1 अक्टूबर, यानी कि यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 सितंबर 2019 या 1 अक्टूबर, मान लीजिए एक ही बात है। कितने दिन हुए भाई, काउंट कर लीजिए, 6 मंथ्स हुए। तो यानी कि ये जो 12,000 है ये हमारे बिजनेस में केवल इस साल के लिए 6 महीने के लिए रहा है। इस पर इंटरेस्ट कितने टाइम का मिलेगा, 6 महीने। जो भी आए दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। ये हमारा निकल के आया 3,840 और ये हमने कैलकुलेट किया तो निकल के आया 480। दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा हो जाता है 4,320। ये जो है हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये भी दो ट्रीटमेंट होंगे, एक आपका ऑपरेटिंग में ही ट्रीट हो रहा है और दूसरा फाइनेंसिंग में, इसको हम ट्रीट करेंगे। चलिए इसको यहाँ ले जाते हैं 4,020, राइट। हमको देखना होगा और कुछ यहाँ पे रह गया, यस।
हमने मशीन की खरीद बेच की है तो उसके प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी आएगा, लॉस होगा तो यहाँ ऐड ऑन होगा, प्रॉफिट होगा तो लेस होगा, वो हमें देखना पड़ेगा पहले। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और यहाँ हमें पहले बनाना पड़ेगा टेंजिबल एसेट अकाउंट। मशीनरी अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि कई सारी टेंजिबल एसेट हो सकती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे टू बैलेंस पीडी। कौन सा बैलेंस आएगा? ये प्रीवियस ईयर वाला। यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस सीडी। कौन सा आएगा? करंट ईयर वाला। ठीक है, तो इसको हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर टेंजिबल एसेट क्या दिया है और करंट ईयर क्या दिया हुआ है, देखेंगे हम ध्यान से। तो देखिए, टेंजिबल एसेट प्रीवियस ईयर कितना दिया हुआ है? 7,44,000 और ये दिया हुआ है 10,32,000। तो वहाँ ले जाएंगे, आ गया आपका 744, यहाँ हो गया 1032। गलती मत कीजिएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कर देंगे, गलती हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मशीन हमने बेची है उस पर टोटल डेप कितना चार्ज हुआ, वो अलग से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें टेंजिबल एसेट पूरी कैटेगरी दी है, इसमें फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, लेकिन हमने बेची केवल क्या है? मशीनरी। तो मशीनरी कैलकुलेशन उन्होंने स्टेट आपको एडजस्टमेंट में अलग से दी हुई है, तो उसे हम अलग से ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये हमारा पूरे पे चलेगा। ठीक है, उस पर डैप पूरे पे चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डैप लगा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, जो करंट ईयर का डैप है, जो हमने अभी वहाँ पे देखा भी था, वो 72,000 था, एडजस्टमेंट में हमको दिया हुआ। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो मशीन हमारी बिकी वो कितने रुपए की बिकी, वो सेल वैल्यू आ जाएगी, और उस पर जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें जाना पड़ेगा एडजस्टमेंट। देखिए ज़रा एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, तो देखेंगे एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹72,000। तो जो हमने बेची उसकी कॉस्ट कितने की थी? 72,000 की थी। हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं इसको। ठीक, अब उस पर टोटल डेप चार्ज कितना कर चुके थे हम लोग? 24,000। यानी डेप घटा देंगे, कितनी वैल्यू बची उसकी? 48,000। तो ये उसकी बुक वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ सेल। अब कितने की सेल हो गई भाई? 24,000 की सेल हो गई। क्वेश्चन कह रहा है और सोल्ड फॉर 24। ओके, तो 24,000 की सेल हो गई, तो 48,000 की चीज़ अगर 24,000 में सेल होगी तो 24,000 का आपको क्या होगा? लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। सेल वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 24,000 और लॉस हुआ तो लॉस यहाँ पे जाएगा आपका, प्रॉफिट होता तो इधर आता। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस के तौर पे इसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे, कितना हुआ? 24,000 का। तो इस साठ का टोटल करेंगे, ये माइनस करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा वो आपका टू बैंक अकाउंट के नाम से आप मेंशन कर देंगे। दैट विल बी नोन एज परचेज बैलेंसिंग फिगर। राइट, टोटल करते हैं, देखें इस साइड का 11,52,000। अब इस 11,52,000 में से हमको माइनस कर देना है कितना? 7,44,000। देखें कितना आता है, इट कम्स आउट 4,08,000। ये जो वैल्यू है ये कहाँ ट्रीट होगी? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने ये क्यों बनाया? हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है 24,000, इसका इस्तेमाल हमारा यहाँ पर होगा। आप फॉर्मेट देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो वहाँ लिखा होगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ मशीनरी लिख देते हैं, कितने का लॉस हुआ हमें? 24,000 का लॉस। ओके, और कुछ यहाँ पे रह गया? एडजस्टमेंट देखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट यहाँ दिया हुआ है, द शेयर होल्डर्स अप्रूव द रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 1,20,000 at a premium of 5% at their annual general meeting held on 20th September 2019. Although the terms of issue did not provide for redemption at a premium, accordingly the shares were redeemed. कहने का मतलब क्या है कि जब ये शेयर्स हमने इशू किए तब उसमें प्रीमियम की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब इनका रीपेमेंट हो रहा है तो हमें प्रीमियम देना पड़ गया। कितने रेट पे? 5%। ठीक है, कितने अमाउंट पे? 1,20,000 पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1,20,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट कर लेंगे। 6,000 का अमाउंट आ रहा है, तो 6,000 का अमाउंट आपने पे किया आपके शेयर होल्डर्स को, तो यानी कि आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा। ठीक, ये एक तरीके का आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है,
कायदे में ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है तो आपका ये प्रॉफिट में से आपने लेस किया होगा, तो आपको अब दोबारा से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितना है भाई, 6000। और कोई आइटम हमारे पास पड़ा नहीं, ठीक है। इसका टोटल करेंगे और हम यहाँ लिख देंगे, देखें कितना आता है, 5,94,000। ऑलराइट, अब हमें यहाँ कायदे से लेस करना होता है क्या, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम्स इफ एनी। ठीक, अब आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि आपको यहाँ पे कहीं पर भी इस तरह की इनकम मेंशन हो, ये नहीं दिख रही है। ठीक, तो यहाँ इस तरह की कोई इनकम है नहीं, ये हम यहाँ डैश मार देते हैं और ये हमारा निकल के आ गया क्या, 5,94,000 को हम क्या नाम दे देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें इसमें कंसीडर करने पड़ेंगे वर्किंग कैपिटल के चेंज, ठीक है। वहाँ हमें ऐड क्या करना है, डिक्रीज, आप फॉर्मेट देख लीजिए, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब हमको ये चीज़ देखनी है कि किस करंट एसेट में डिक्रीज हुआ है और किस करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है। चलिए फॉर्मेट पर वापस जाते हैं, देखते हैं, हमें अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि किस करंट एसेट में हमें डिक्रीज हुआ है। लेट्स सी, करंट एसेट जब हम देखेंगे तो करंट इन्वेस्टमेंट को हमें किस में लेना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। वर्किंग कैपिटल वाला आइटम देखेंगे तो इन्वेंट्री है और ट्रेड रिसीवेबल है, दो आइटम है। देखें इसमें से किसी में अगर डिक्रीज हुआ है तो देखें इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ट्रेड रिसीवेबल में वो चेंज, और इसमें इंक्रीज हुआ है, यानी कि डिक्रीज वाला कोई है ही नहीं। चलिए अब लाइबिलिटी में देख लेते हैं, करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, लेकिन ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये ऑलरेडी हमने ऑपरेटिंग में इसको टैकल कर लिया है। तो केवल आइटम हमारे पास कौन सा बचा, वर्किंग कैपिटल वाला, ट्रेड पेएबल। तो देखें ज़रा यहाँ क्या हुआ है, पहले 1,32,000 था, अब 1,44,000, यानी कि इंक्रीज़ हो गया, ये हमें लेना पड़ेगा। यानी कि 1,44,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,32,000, तो पता चल जाएगा कितना चेंजेस हुआ। तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है 12,000 का चेंज हुआ, इंक्रीज़ हुआ। हम यहाँ मेंशन कर देंगे ट्रेड पेएबल 12,000, राइट। अब हमें लेस करना है, लेस क्या करना है भाई, इसका जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देख लेते हैं ज़रा एक बार फिर से, देखिए इंक्रीज करंट एसेट में इन्वेंट्री हुआ था, पहले कितना था 1,20,000 और अब कितना हो गया 2,34,000। ऑलराइट, तो कितना चेंज आया देख लेते हैं, 1,14,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब डिक्रीज भी देख लेते हैं, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी तो कोई बची नहीं, केवल इसी को हम मेंशन करेंगे। इन्वेंट्री में केवल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं हम इन्वेंट्रीज, कितना हुआ है ये 1,14,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी आपको माइनस करना हो वो ब्रैकेट में मेंशन कर दिया जाता है। तो ये हम देखेंगे तो माइनस का फिगर हमारा यहाँ पे अभी भी आ रहा है, दैट इज़ 1,02,000। तो माइनस कर देंगे, देखें कितना आता है, जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। देखें ज़रा कितना आता है, 4,92,000। अब इसमें से हमें लेस करना होता है इनकम टैक्स पेड, राइट। तो इनकम टैक्स पेड कैसे निकलेगा वो हमें देखना पड़ेगा ध्यान से, या तो क्वेश्चन में हमको दिया हो। अब मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट के दौरान, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए प्रीवियस ईयर की फिगर क्या है हमारे पास, 48,000, करंट ईयर की 60,000, ठीक है, और प्रोवाइडेड 54,000, 48, 60। अब यहाँ पे हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो लाइबिलिटी है पे आपका बाय बैलेंस पीडी में प्रीवियस ईयर वाली फिगर आएगी, कितना था 48,000 और टू बैलेंस
CD में आपकी करंट ईयर वाली फिगर आएगी, कितना दिया हुआ, आई थिंक 60,000, तो आप फिर से देख लेते हैं 60,000, राइट। और जो आपका इस साल मेड हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको मेड की फिगर मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 54। ओके, अब जो भी आपने इस साल पे किया है वो यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाए। बताया था मैंने आपको एडजस्टमेंट के दौरान कोई भी 3 आइटम दे दिए जाएंगे, बाकी आपका निकल आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 1,02,000। 1,02,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे, कितना आ गया आपका 42,000। दिस 42,000 इज द इनकम टैक्स पेड। ओके, इसका अब यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा 42,000 माइनस। अब जो हमारा निकल के आएगा that will be known as cash flow from operating, right। ये ध्यान देने वाला कितना आता है 4,50,000। ये भी हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस हम उसमें ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब हम सेकेंड रोमन नंबर ले लेते हैं, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। अब जो भी हमने टिक मार्क किए थे इन्वेस्टिंग में जाने के लिए, हम केवल ये देखेंगे कितना पैसा उसमें आया और कितना गया, ठीक है। तो अभी हमने एक वर्किंग नोट बनाया था टेंजिबल एसेट अकाउंट का, तो हमने यहाँ पे परचेज निकाला था 4,08,000 का परचेज हुआ, यानी कि ये पैसा हमारे पास गया होगा। सीधे सीधे सबसे पहले इसको मेंशन करते हैं, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, हाँ 4,08,000। अब ये पैसा गया होगा, आउटफ्लो है तो ये माइनस की फिगर होगा, राइट। अब परचेज क्या किया है वो हमें देखना पड़ेगा। एक और बात के अंदर मेंशन करने वाली कि हमने जो मशीन सेल की थी उससे भी तो पैसा आया होगा, वो हमारे लिए क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। कितने की हमने सेल आउट की थी 24,000। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ हुआ है, देखते हैं क्या हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास 96,000 का था और 1,50,000 का हो गया, मीन्स हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया। कितने का परचेज किया है, कितने का परचेज किया है 54,000 का। 54,000 का हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ, यानी कि आउटफ्लो हो गया। फटाफट से यहाँ मेंशन कर देंगे हम, परचेज ऑफ नॉन करंट 54,000, ये भी हमारा आउट। और कुछ है देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में, नहीं और कुछ भी इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है। देखिए इंटेंजिबल एसेट था, ये हमने टैकल कर लिया, ये हमने टैकल कर लिया, और कुछ भी इन्वेस्टिंग का नहीं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि टोटल क्या हुआ, इनफ्लो आउटफ्लो क्या हुआ। तो यहाँ नेगेटिव की फिगर ज़्यादा है, ठीक, उसमें से 24,000 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा नेगेटिव में ही आएगा जो भी आएगा 4,38,000। जब नेगेटिव हुआ तो उसे हम कैश फ्लो नहीं कहते, उसे हम कहते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इतना कैश हमारा यूज़ हो गया। अब हम रोमन नंबर 3 डाल लेते हैं, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमें देखना पड़ेगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आदान प्रदान हुआ है, इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पे हमें साफ साफ दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितनी थी 5,40,000 की, और अब कितनी होगी 6,60,000 की। कितना चेंजेस आ गया 1,20,000। 1,20,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए गए, तो हम यहाँ इसको मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हुआ 1,20,000। अब ये इनफ्लो है प्लस का अमाउंट हो। अब देखिए यहाँ गलती कहाँ पे होती है, ये हमने गलती से इन्वेस्टिंग लिख दिया था, इन्वेस्टिंग नहीं है ये फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, पता नहीं कैसे लिख दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये किसका पार्ट है, आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है, क्योंकि आपने शेयर इशू किए थे और वहाँ से पैसा आना था, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसको वहाँ पे हमको ले जाना पड़ेगा 12,000 को। जाते हैं, या तो आप इसको ऐड ऑन करके लिख दीजिए या फिर अलग से लिख दीजिए प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दीजिए, जैसा आपको ठीक ऐसा आया है, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर का देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स 3,60,000 थे, अब 240 रह गए, यानी कि हमने पेमेंट कर दिया।
कितने का पेमेंट कर दिया भाई? 1,20,000 का। 120 आ रहा है ना? यस, क्वेश्चन भी कह रहा था 120 का हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन उस पेमेंट पे हमें 6,000 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़े। ये कितने का हमने पेमेंट किया? 1,26,000। या तो एड ऑन करके लिख दीजिए या अलग से लिख दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। मैं अलग से लिख देता हूँ। पहले लिख देते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट इज ऑफ 1,20,000 माइनस देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट इज ऑफ 6,000। ये भी हमने पे किया, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स हमने और इशू किए हैं, यानी कि और पैसा हमारे पास आया होगा, राइट। हम यहाँ लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। तो कितने के डिबेंचर्स हमने और इशू किए हैं? 1,32,000, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में। और यहाँ पे हमने इंटरेस्ट पे किया है, वो माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, कितना इंटरेस्ट पे कर दिया वो अभी हम देखेंगे। आई थिंक 19,680 का माइनस। सिमिलरली बैंक लोन, बैंक लोन तो हमने रीपेमेंट किया है, लिख देते हैं रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन हमने कितना पे कर दिया? 12,000 का बैंक लोन हमने रीपे कर दिया, पैसा गया हमारे पास से। और उस पर भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, जितना भी पैसा हमने बैंक लोन का यूज़ किया। 4,000 समथिंग कोई फिगर थी, 4,380, 4,320, ठीक है। और देख लेते हैं और कुछ आइटम हमारे पास इसका बच गया हो, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए फाइनेंसिंग का सब मैंने गड़बड़ ही लिख दी है, ये सब फाइनेंसिंग के थे, गलती से इन्वेस्टिंग लिख गया, फाइनेंसिंग के। और ये भी फाइनेंसिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, ठीक, सभी हो गए, कुछ नहीं बचा, राइट। ऑल इज डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमें क्या करना है? टोटल कर लेना है, कितना आता है, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये सब पता चलेगा टोटल करके। लेट्स सी, 1,02,000 प्लस का, ये कहलाएगा हमारा क्या? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। अब क्या करना है हमको? अब ध्यान से देखिए, अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेट। अब इंक्रीज है डिक्रीज है भी हम कैलकुलेट करते हैं इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन ऑल एक्टिविटी, यानी कि तीनों एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारा जो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, तीनों के रिजल्ट को हम ऐड ऑन कर दें, ठीक है ना। तो देखते हैं ज़रा, ऑपरेटिंग का रिजल्ट कितना आया था? 4,50,000। फाइनेंसिंग का कितना आया था? 1,02,000। कितना हुआ इन दोनों को जोड़ के? 5,52,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम जो इन्वेस्टिंग का था, 4,38,000 इसमें से माइनस कर देंगे। कितना बचा देख सकते हैं आप? 1,14,000। जो 1,14,000 है प्लस का बचा है, क्या कहलाएगा? नेट इंक्रीज। माइनस का होता तो डिक्रीज हो जाता, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या है भाई? एक तो आ गया आपका करंट इन्वेस्टमेंट, तो ध्यान रखिए गलती मत कीजिएगा। और दूसरा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से ही है, ठीक है ना। दोनों को यहाँ मेंशन कर दीजिए और यहाँ इसका टोटल ऐड ऑन कर देंगे। देखेंगे ज़रा, प्रीवियस ईयर वाली फिगर उठानी है हमको, ठीक। तो प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 18,000 का, और ये आपका दिया हुआ है 30,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 18 और 30,000, ठीक। 18,000 ये हुआ और 30,000 ये हुआ, टोटल हो गया 48,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1,62,000। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। इसको हम क्या नाम देने वाले हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैश इक्विवेलेंट। लेकिन इसको भी इसी तरीके से प्रेजेंट करें। करंट इन्वेस्टमेंट अलग पार्ट है इसका, अलग से दिखाना पड़ेगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग पार्ट है तो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। ये हमें दिया हुआ है 6,000, देख सकते हैं आप, तो याद तो मैंने लिख दिया 6,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया हुआ हमारा कितना? 1,56,000, 1,56,000, राइट। इनको ऐड करेंगे तो अब यही आएगा 1,62,000, राइट।
तो दिस इज़ द वे टू कंप्लीट अ क्वेश्चन। ठीक है, आपने देखा होगा कि एडजस्टमेंट का इस्तेमाल हमने कैसे किया, सारे एडजस्टमेंट भी हमने किए, वर्किंग नोट बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को चॉक आउट कर लीजिए कि उसमें करना क्या क्या है और उसके अकॉर्डिंग करते जाइए। धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये फॉर्मेट बना लिया था और यहाँ हम एंट्री बाय एंट्रीज करते गए। ठीक है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते गए और हमारा फाइनली क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।